नमस्ते। एक टैक्स केस के बारे में सोचिए जहां सब कुछ मतलब बिल्कुल ही उल्टा हो। आमतौर पर तो लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी कमाई को खेती से हुई कमाई बताते हैं ताकि उस पर टैक्स न लगे। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा केस है जहां एक शख्स अपने लाखों के नुकसान को बिजनेस का घाटा साबित करने के लिए अड़ा हुआ है। और मजे की बात यह है कि टैक्स डिपार्टमेंट कह रहे हैं नहीं, ये तो खेती का नुकसान है। हाँ, इसे आप अपने दूसरे बिजनेस प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही अनोखी लड़ाई है। बिल्कुल। ये कैसे है साकरलाल नारनलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक टैक्स केस नहीं है। यह केस लॉ की गहराई में जाकर ये एक्सप्लोर करता है कि जब फार्मिंग में इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग जुड़ जाए तो एग्रीकल्चर का असली मतलब क्या होता है। रोल्स पूरी तरह से रिवर्स हो गए हैं। मतलब पूरी तरह से। हाँ, यूजुअली जो टैक्स दे रहा है यानी असेसी, वो कहता है मेरी इनकम एग्रीकल्चरल है, लेकिन यहां असेसी कह रहा है ये बिजनेस लॉस है, जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसे एग्रीकल्चरल लॉस साबित करने पर तुला हुआ है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन साफ है। हम इस केस के फैक्ट्स, इसके पीछे की कोर्ट की जबरदस्त लॉजिक और उन लीगल डॉक्ट्रिन्स को परत तर परत खोलेंगे जिनकी वजह से ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया। बिल्कुल। और ये सब शुरू हुआ एक बड़े ही अनोखे प्रोडक्ट से, गालका से लूफा बनाने के एक अजीब सफर से। तो इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? ये साकरलाल नारायणलाल थे कौन और उन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना बड़ा लीगल सवाल खड़ा हो गया? देखिए, कहानी 1952 की है। साकरलाल नारायणलाल एक इंडिविजुअल असेसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने विदेश से, स्पेसिफिकली कहूं तो फॉर्मोसा और जापान से, गालका के बीज मंगवाए। इसका बोटानिकल नाम है लुफा पेंड्रेनरा। अच्छा। जजमेंट के पैराग्राफ 2 में साफ लिखा है, द काइंड ऑफ गालका ग्रोन बाय द असेसी वाज नॉट एन इंडिजिनस काइंड। ओहो, मतलब ये कोई देसी फसल नहीं थी, इंडिया के लिए बिल्कुल नई चीज थी। बिल्कुल। तो आप सोचिए, उन्होंने एक ऐसी चीज उगाई जिसका उस वक्त इंडिया में कोई कमर्शियल कल्टीवेशन या मार्केट था ही नहीं। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था। एग्जैक्टली। और यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। गलका को उगाकर सीधे बेचा नहीं गया। तो क्या किया गया? उसे लूफा बनाने के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स 7 स्टेप प्रोसेस से गुजारा गया। 7 स्टेप्स? हाँ, और मैं इसके स्टेप्स बताता हूं ताकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आए। हाँ, ये जानना जरूरी है, इससे पता चलेगा कि ये सिंपल फार्मिंग थी या कुछ और ही था। तो पहला, सूखे गलकों से बीज निकालना। हाँ? दूसरा, उन्हें छीलना यानी डीस्किनिंग। तीसरा स्टेप, उन्हें एसिटिक एसिड बाथ देना। एक मिनट, एसिटिक एसिड, ये तो खेती कम एक केमिकल लैब ज्यादा लग रहा है। हाँ। आम किसान तो ये सब नहीं करते। तो साफ है कि वो कुछ बहुत अलग करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। चौथा स्टेप था उसे सैलिसिलिक एसिड में रखना, पांचवां धूप में सुखाना, फिर 2 दिन तक ठंडे पानी में रखना, और आखिर में 7वां स्टेप पैकिंग के लिए उन्हें प्रेस करना। बाप रे! ये प्रोसेस साफ बताता है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एलिमेंट शामिल था। तो इस इतने इलैबोरेट प्रोसेस के बाद जो लूफा बने, उनका क्या हुआ? फाइनेंशियल ट्विस्ट कहाँ से आया? यही तो केस का टर्निंग पॉइंट है। असेसी ने इन लूफा को इंग्लैंड में बेचने की कोशिश की। इंग्लैंड में? हाँ, ऑन अ कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट बेसिस? इसका मतलब माल भेज दिया और कहा कि जब बिके तो पैसे दे देना। एग्जैक्टली। बट ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया। क्यों? क्या हुआ? पता चला कि इंग्लैंड में उन लूफा पर परचेज टैक्स इतना ज्यादा था कि उन्हें बेचने पर भी नुकसान ही होता। अच्छा। इसलिए उन लूफा को इंडिया वापस मंगा लिया गया। इस पूरे सौदे में असेसमेंट ईयर 1954-55 के लिए असेसी को लगभग 1,85,932 रुपए का भारी नुकसान हुआ। उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। अब असेसी ने इस लॉस को अपने बिजनेस फर्म मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी का बिजनेस लॉस क्लेम किया, ताकि वो उसे अपने दूसरे प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सके। बिल्कुल। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने इस क्लेम को ये कहकर डिसअलाउ कर दिया कि नहीं, ये एग्रीकल्चरल लॉस है। यहीं से ये पूरी लीगल लड़ाई शुरू हुई। ये तो सच में अजीब सिचुएशन है, नुकसान को बिजनेस लॉस साबित करना। इसके लिए उनके पास आखिर लीगल ग्राउंड क्या था? जरूर टैक्स कानून में कोई ऐसी बात लिखी होगी जिसे वो अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहे थे। करेक्ट। इस पूरे केस की नींव इनकम टैक्स एक्ट 1922 के सेक्शन 21B में II पर टिकी है। ओके, ये सेक्शन क्या कहता है? सिंपल शब्दों में ये सेक्शन कहता है कि एग्रीकल्चरल इनकम में वो इनकम भी शामिल है जो एक कल्टीवेटर या किसान
अपनी उपज को मार्केट में बेचने लायक यानी फिट टू बी टेकन टू मार्केट बनाने के लिए कोई जरूरी प्रोसेस से कमाता है। तो कीवर्ड यहाँ पर जरूरी है। बिल्कुल। इसका मतलब अगर कोई प्रोसेस जरूरी है तभी वो एग्रीकल्चर माना जाएगा, और अगर प्रोसेस जरूरी नहीं है, बस वैल्यू एडिशन के लिए है, तो वो बिजनेस बन जाएगा। प्रिसाइसली। और यहीं पर गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस NH भगवती का एनालिसिस ब्रिलियंट है। उन्होंने इस सेक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए कहा, और मैं जजमेंट से कोट कर रहा हूं, If there is a market for the produce as grown, there is no difficulty. But if there is no market for the produce as grown and it can be sold only by performing some process on it, the cultivator would have to perform such process, otherwise the produce would not be marketable and the raising of it would be futile. वाह, सीधा हिसाब है। अगर आपके पास गेहूं है और गेहूं की मंडी मौजूद है, तो आपको आगे आटा बनाने की जरूरत नहीं है। सही। वो बिजनेस होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी अजीब चीज उगा रहे हैं जिसे कोई कच्चा खरीदता ही नहीं, तब उस पर किया गया प्रोसेस खेती का ही हिस्सा माना जाएगा। राइट, एग्जैक्टली। इसी लॉजिक से जस्टिस भगवती ने 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट्स या डॉक्ट्रिन स्थापित किए। अच्छा, वो क्या थे? पहला, द नेसेसिटी टेस्ट, आवश्यकता का सिद्धांत। ओके। इसका सिंपल सवाल है, क्या वो प्रोसेस उपज को बेचने के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी था? इसका मतलब यह है कि क्या कच्ची फसल का कोई मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता था? कोर्ट ने साफ कहा, आई एम कोटिंग अगेन, If there is already a market for the produce in its raw state, then the process cannot be said to be a process employed to render the produce fit to be taken to market. मतलब अगर कच्चा माल बिक सकता है तो बात वहीं खत्म। बात वहीं खत्म। दूसरा टेस्ट है the ordinary process test, सामान्य प्रक्रिया का सिद्धांत। सवाल यह है कि क्या ये वही प्रोसेस है जो किसान ऑर्डिनरीली या आमतौर पर अपनी फसल के साथ करते हैं? जो कि इस केस में तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और तीसरा, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, द ओरिजिनल कैरेक्टर टेस्ट। हाँ, इसका मतलब है कि प्रोसेस के बाद भी उपज का ओरिजिनल कैरेक्टर बदलना नहीं चाहिए। जैसे गेहूं से आटा बन जाता है पर उसका कैरेक्टर बदल जाता है। अच्छा। हालांकि इस केस में कोर्ट ने इस तीसरे पॉइंट पर ज्यादा बहस नहीं होने दी क्योंकि यह पहले ट्रिब्यूनल में नहीं उठाया गया था, बट इट रिमेन्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन। ये 3 टेस्ट्स, नेसेसिटी, ऑर्डिनरी प्रोसेस और ओरिजिनल कैरेक्टर, काफी क्लियर है, लेकिन इनका एप्लीकेशन तो सब्जेक्टिव होगा। जैसे नेसेसरी क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? मुझे लगता है कोर्ट को पुराने फैसलों का सहारा लेना पड़ा होगा ये डिफाइन करने के लिए। बिल्कुल। हाई कोर्ट ने पिछले प्रेसिडेंट्स को एक कंपास की तरह यूज किया टू एस्टैब्लिश द मीनिंग ऑफ मार्केटेबल। उन्होंने कई केसेस को एनालाइज किया। पहला इंपॉर्टेंट केस था इन रे भीकनपुर शुगर कंसर्न। इसमें क्या हुआ था? यहाँ एक असेसी गन्ना उगाकर खुद ही चीनी बनाता था। कोर्ट ने कहा यह बिजनेस है, एग्रीकल्चर नहीं। लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि ज्यादातर किसान गन्ना सीधे मिल्स को बेच देते हैं, यानी गन्ने का अपना एक रेडी मार्केट है, इसलिए चीनी बनाना नेसेसरी नहीं है। गॉट इट। रेडी मार्केट का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। अगर किसान अपना गन्ना बेच सकता है तो चीनी बनाना बिजनेस है, खेती नहीं। सिंपल। एग्जैक्टली। अब इसी लॉजिक को उन्होंने चाय की पत्तियों पर अप्लाई किया, किलिंग वैली टी कंपनी के केस में। चाय वाला केस। हाँ, यहाँ हरी चाय की पत्तियों से प्रोसेस टी बनाई जा रही थी। कोर्ट ने फिर कहा यह बिजनेस है। उनका तर्क था कि भले ही हरी पत्तियों को सीधे खाया नहीं जा सकता, बट इट इज अ मार्केटेबल कमोडिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय पीपल हु पोजेस द रिक्विजिट मशीनरी। मतलब फैक्ट्रियां उन्हें खरीदती हैं। हाँ, फैक्ट्रियां उन्हें खरीदती हैं, इसलिए उनका भी एक मार्केट है। इंटरेस्टिंग। तो मार्केट का मतलब सिर्फ फाइनल कंज्यूमर का मार्केट नहीं है। एक बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, यानी फैक्ट्री का फार्मर से खरीदना, वो भी एक वैलिड मार्केट माना जाएगा। लेकिन इस लिस्ट में कोई ऐसा केस भी था जहां फैसला उल्टा आया हो? यस, और वो इस केस का सबसे क्रिटिकल प्रेसिडेंट है, JMKC v CIT। JMKC। हाँ, इस केस में असेसी एलो के पौधे उगाकर मशीनरी से सिसल फाइबर बनाता था। कोर्ट ने इसे एग्रीकल्चरल इनकम माना। अच्छा, क्यों? सवाल है। क्यों? क्योंकि कच्चे एलो के पत्तों का कोई मार्केट ही नहीं था। कोई मार्केट ही नहीं था। कोई मार्केट नहीं था। चीफ जस्टिस कर्टनी टेरल का कोर्ट इस पर रोशनी डालता है। No cultivation of aloe plant appeared to have been practiced save in connection with the process of manufacture of sisal fiber, and moreover, there was no market for aloe leaves. उसे प्रोसेस करके बेचने के लिए आजाद है और वो फिर भी खेती ही कहलाएगा। बिल्कुल। ये एक तरह से इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। Exactly. This case established कि अगर रॉ प्रोड्यूस कहीं नहीं बिक सकता तो प्रोसेस भले ही मशीनरी से हो, एग्रीकल्चर का हिस्सा माना जाएगा। इसके बाद एक और केस था, ब्रिहान महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट,
जिसमें गन्ने से गुड़ बनाना भी बिजनेस माना गया। वही सिंपल रीजन, गन्ने का मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। राइट। इन सभी केसेस से एक पैटर्न साफ दिखता है, मार्केटेबिलिटी ही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। तो इन सब पुराने केसों का एनालिसिस करने के बाद पूरी बात गलका वाले मामले पर आ गई होगी। सारी डिस्कशन एक ही सवाल पर आकर टिक गई होगी, क्या कच्चे गलका का कोई मार्केट था? एब्सोल्युटली। और यही इस केस का सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग मोड है। क्या हुआ? निचली अथॉरिटी यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह फाइंड किया कि इंडिया में गलका का कोई मार्केट नहीं है। इंडिया में नहीं है। इस बेसिस पर उन्होंने कंक्लूड किया कि लूफा बनाने का प्रोसेस जरूरी था और इसलिए ये एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस है। जब असेसी ने उनके सामने जापान के मार्केट का एविडेंस रखा तो ट्रिब्यूनल ने उसे ये कहकर खारिज कर दिया कि वो एक थ्योरेटिकल मार्केट है। वेट, थ्योरेटिकल मार्केट? इसका मतलब उन्हें पोटेंशियल इंटरनेशनल मार्केट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हाँ। ये अजीब नहीं है, खासकर जब फाइनल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट के लिए ही बन रहा था। हाँ, और हाईकोर्ट ने इसी को एक फंडामेंटल लीगल एरर माना। अच्छा। यहाँ जस्टिस भगवती का लॉजिक शानदार था। उन्होंने कहा कि जब फाइनल प्रोडक्ट यानी लूफा भी एक्सपोर्ट के लिए ही बन रहा था और इंडिया में नहीं बिक रहा था, तो रॉ मटेरियल यानी गलका के मार्केट को सिर्फ इंडिया तक सीमित क्यों रखा जाए? सही बात है। हाई कोर्ट ने इसका बिल्कुल साफ जवाब दिया, एंड आई एम कोटिंग डायरेक्टली फ्रॉम पैराग्राफ 13 ऑफ द जजमेंट। It was therefore not enough for the tribunal to find that there was no market for galkas in India. The tribunal should have also considered whether there was no market for galkas outside India. मतलब ये कि जब ट्रेड ही इंटरनेशनल है तो मार्केटेबिलिटी टेस्ट भी इंटरनेशनल होगा। So, what does this all mean? इतना सब आगे पीछे होने के बाद आखिर में कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? ये बिजनेस लॉज था या एग्रीकल्चरल लॉज? यहाँ कोर्ट ने बहुत ही मैच्योर और एहतियात भरा कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने आखिरी फैसला नहीं सुनाया। नहीं, क्योंकि उनके पास ये तय करने के लिए पर्याप्त फैक्ट्स ही नहीं थे कि जापान में सच में मार्केट था या नहीं। ट्रिब्यूनल ने इस एंगल से ठीक से जांच ही नहीं की थी। ओहो। क्वेश्चन वाज, एंड आई कोट अगेन, whether on the facts and circumstances of the case, the process employed on gulkas for purposes of exporting and selling them abroad satisfies the requirements of section 21B2 of the act. और इसके साथ कोई निर्देश भी दिया? हाँ, इसके साथ ट्रिब्यूनल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया। ये पता लगाओ कि क्या इंडिया या विदेश में कच्चे गलका का कोई कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट करता था। सिंपल टर्म्स में अगर जापान में रॉ गलका बिकता है तो ये नॉन एग्रीकल्चरल प्रोसेस है। अगर जापान में भी नहीं बिकता तो ये एग्रीकल्चरल प्रोसेस है। तो इस केस से हमें आखिरी सबक क्या मिलता है? ये केस 1960s का है, लेकिन इसकी आज क्या रेलेवेंस है? इसकी रेलेवेंस आज पहले से भी ज्यादा है। ये केस हमें सिखाता है कि इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड द मार्केट इज नॉट डिफाइंड बाय ज्योग्राफी बट बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड। आज जब इंडियन फार्मर्स नई हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाकर उन्हें प्रोसेस करके सीधे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एवोकाडो से गुआकामोले पेस्ट बनाना या किनोआ प्रोसेस करना, राइट। तो ये सवाल फिर से खड़ा होता है कि एक किसान कब एक इनोवेटर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। और कानून खेती और व्यापार के बीच की इस महीन रेखा को कैसे डिफाइन करता है? बिल्कुल, ये केस हमें आखिरी जवाब तो नहीं देता, लेकिन ये सवाल पूछने का एक बेहतरीन और टाइम टेस्टेड लीगल फ्रेमवर्क जरूर देता है।